नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी जो है वह चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो जो भी साथी उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखे हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो वह सभी साथी जो है प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को देख लें। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने सामने से गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा साथियों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि यहाँ पर जो डीआई के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हम जो है यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आपको डीआई के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट से जो डीआई है उनको भी लगाएंगे तो आपको जो है डीआई का काम आसान हो जाएगा। तो आइए साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, और यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों, आप सभी भी इस प्रश्न का जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यही कथन जो है सत्य है, बाकी सभी कथन जो है वह असत्य है। तो दोस्तों, व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। इस सभ्यता के, यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के परिपक्व चरण में कम से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाना लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतर है। और हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तन का प्रयोग करते थे, न कि लकड़ी के। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यह जो विकल्प है यही इस प्रश्न का सही जो है उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 और 1410 से 1437। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि अलाउद्दीन के खिलजी का जो टेन्योर था वह कब से कब तक था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो है वह 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला था और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख विजय अभियान थे, आइए उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला जो उसका अभियान था वह गुजरात के विरुद्ध था और गुजरात विजय उसने 1299 से 1300 ईस्वी में किया था। उसके बाद रणथंभौर का विजय 1301 में, चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में, मालवा पर 1305 में, सिवान पर 1308 में और जालौर पर उसने 1311 ईस्वी में अभियान किया था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि हड़प नीति का जो है संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यह प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है। तो व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है वह 1848 से 1856 ईस्वी तक था। तो याद रखेंगे 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था।
डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, और जिसके तहत सतारा जो है वह प्रथम राज्य था। जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया गया, और डलहौजी के समय ही प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन के निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि दादा भाई की पुस्तक कौन सी है, तो वह जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उन्होंने धन निष्कासन की सभी बुराइयों को बुराई यानी कि एविल ऑफ एविल्स कहा है। तो धन निकासी को उन्होंने सबसे बुरा जो व्यवहार उन्होंने बताया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? खिलाफत आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी और दांडी मार्च। तो साथियों यहाँ पर जब उसने साफ पूछा कि बंगाल में, तो बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर विकल्प सी यानी कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों वह जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायालय, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी प्रश्न में नकारात्मक चीज़ें पूछी जाती है तो थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यह जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श जो है वह कहाँ से लिए गए थे? फ्रांसीसी संविधान से, ग्रीक संविधान से, रूसी संविधान से और अमेरिकी संविधान से। तो इस प्रश्न का आप सभी साथी जो है उत्तर जरूर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है वह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया, जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी कि मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के और उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किसके अंतर रखी गई है? तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो आप इस अनुच्छेद को भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 40 में जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में
राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तथा भाग 4 के खंड क में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क की चर्चा है। और राज्य के नीति के निदेशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित है, यानी कि यह जो है पूरा गांधीवादी विचारधारा पर जो है कि आश्रित है। कौन? राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज से, ज्वारीय हाइपोथेसिस यानी कि जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी से, गैसीय हाइपोथेसिस यानी कि चेम्बरलिन और मोल्टन से, ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि कौन सी जो हाइपोथेसिस यानी विचारधारा किस वैज्ञानिक से संबंधित है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तो जो नेबुलर परिकल्पना है वह जो है पियरे साइमन और डी लाप्लास के द्वारा दिया गया है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। गैसीय हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुअल स्वेडनबर्ग व इमैनुअल कांट के द्वारा, और ग्रहीय हाइपोथेसिस जो है वो थॉमस सी चेम्बरलन और फॉरेस्ट आर मोल्टन के द्वारा परिकल्पित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीवार द्वीप गोवा, क्विबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल और माजुली असम। तो यह प्रश्न, यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बहुत ही जो है यह फैक्ट पॉपुलर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि माजुली जो असम में है वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ईपी ओडम ने, सी रोनकियर ने, एफ.ए. क्लीमेंट्स ने और अर्निज नेस ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी भी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि डीप इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह अर्निज नेस के द्वारा किया गया था। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्निज नेस ने किया था। यह पर्यावरण की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक यानी कि रेडिकल उपायों पर बल देती है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक है, क्या है। जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो यहाँ पर आपको DDT का फुल फॉर्म भी याद करना है, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है साइंस में कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है और यह जो है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, यानी कि मत्स्य की, उभयचर की, स्तनधारी की और कवक की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी यानी कि कवक की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। कवक जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। कवक के आकारिक तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। कवक विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उगाते हैं। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ होता है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, और साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह कवक की होती है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प तथा ओजोन आदि हैं। जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला महोबा है। अब पूरा जो है फैक्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में जमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। और साथियों बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें शामिल और जिलों को आप देख लीजिए तो बुंदेलखंड में कुल जो है 7 जिले शामिल हैं। यहाँ पर आप जो है याद रख लीजिएगा क्योंकि बुंदेलखंड से प्रश्न जो है बनता ही बनता है। तो इन 7 जिलों में झांसी आता है, बांदा आता है, ललितपुर आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है, महोबा आता है और चित्रकूट आता है। तो बुंदेलखंड में 7 जिलों को आपको याद रख लेना है क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड में 7 जिले कौन है, तो उन 7 जिलों के अलावा आपको विकल्प में कोई एक जिला दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको रट लेंगे, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। किसी फैक्ट को रटने का आसान तरीका कि आप उसको कम से कम 20 से 25 बार लगातार बोलेंगे तो 90-95% संभावना रहती है कि वह चीज़ लंबे समय तक याद हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस यानी कि पार्क का यानी किस रिजर्व का एक हिस्सा है? कार्बेट नेशनल पार्क का, नंदा देवी, दुधवा और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कॉमन सेंस से भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि जो है कि किशनपुर वह जो है विकल्प सी यानी कि दुधवा नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। तो आइए पूरा देखते हैं यहाँ पर कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है क्योंकि दिए गए ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा जो पार्क है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यह अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुआ, टाइगर्स, अजगर, बर्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभयारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है और कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जबकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर का एक प्रकार, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तारों का एक बंडल जो भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बस जो है वह तारों का एक बंडल होता है यानी कि एक गुच्छा होता है, समूह होता है जो भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर को ले जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है फंक्शन, प्रोसेस, कंपाइलर और एरर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसे जो है प्रोसेस कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है, इसलिए निष्पादन में यानी कि एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नींबू जो है प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नींबू जो है वह मुख्यतः सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, चमड़ा और सीमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रोजगार के दृष्टिकोण से व्यापक उद्योग जो है वह उत्तर प्रदेश का हैंडलूम उद्योग है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र मेरठ, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ यानी कि मऊनाथ भंजन, मुबारकपुर एवं वाराणसी आदि जो है वह प्रमुख जिले हैं।
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली, मेरठ, चुनार और फिरोजाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मिर्ज़ापुर का जो चुनार शहर है वह अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, जबकि बरेली जो है उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वह यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिरोजाबाद है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ जो है वह अपने खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि विंध्य प्रांत में मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है अपने उपक्रमों के लिए, यानी कि मिर्ज़ापुर में किस उद्योगों का जो है वह ज़्यादा संकेंद्रण है? बॉक्साइट, सीमेंट, एल्यूमिनियम और कोयला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है अपने सीमेंट उपक्रमों के लिए, यानी कि यहाँ पर सीमेंट उद्योगों की प्रमुखता है। विंध्य प्रांत में मिर्ज़ापुर अपने सीमेंट उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कालीन और ब्रासवेयर उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विंध्याचल अष्टभुजी और काली खोप के पवित्र मंदिर भी जो है वह विंध्याचल में ही अवस्थित हैं। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सितंबर 1803 में, अक्टूबर 1803 में, सितंबर 1802 में और अक्टूबर 1802 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले में सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ पर हम आंग्ल मराठा युद्धों को देख लेते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह जो है 1775 से 1782 के बीच में, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803-1806 लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1817 से 1818 और लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? रविदास का, कबीर का, दादू का, रामानंद का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प है यानी कि जो सिर गोवर्धनपुर है वह संत रविदास जी का जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित सिर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए सिर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? थेवेनाट ने, मनुची ने, टैवर्नियर ने और बर्नियर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है और यह एक फ्रांसीसी यात्री था। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दाराशिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ में, सहारनपुर में, झांसी में और बदायूं में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि शिव मंदिर ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का किला स्थित है। देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी हैं, जिसमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेल राजा देवी सिंह ने करवाया था, जबकि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, ऐसा माना जाता है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? गुप्तों की, मौर्यों की, कुषाण की और चोल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मथुरा का जो संबंध है वह कुषाणों से ज़्यादा था। तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफेसिस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था।
कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर तथा दूसरी राजधानी जो है वह मथुरा थी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आला महोबा, कजरी मिर्जापुर और कर्मा जो है वह मथुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कर्मा का संबंध मथुरा से नहीं है। कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से है। बाकी देवा का बाराबंकी, आला का महोबा और कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। यह जो है विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, चैती, रसिया और कजरी। तो आप सभी मित्र भी इस प्रश्न का उत्तर जो है देंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो कि बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश में कजरी गीत जो है वह गाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी कि खास करके सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत गाया जाता है और कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा जो है वह प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया जो है लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है और चैती यानी कि जिसे चैता कहते हैं यह लोकगीत फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं चैती, ढोला, आला, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भर्तहरी। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना जो है वह आगरा में स्थित है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी और उन्नाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण का गुप्त जो है वह झांसी शहर में हुआ था यानी कि झांसी जिले में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गुप्ता जी जो है खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था और इनकी मुख्य कृतियां हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वीमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1044, 105, 114 और 1090। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वीमेन पावर लाइन के लिए जो नंबर है वह 1090 है। उत्तर प्रदेश में वीमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर 1090 है। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 100, यातायात पुलिस के लिए 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 और साइबर अपराध के लिए 1930 जो है वह संपर्क नंबर है। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? अनुलोम, प्रतिलोम, संयुक्त और समजाति विवाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर से होने वाला विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, जिसमें महिला अपनी सामाजिक या जातीय स्थिति के नीचे के पुरुष से शादी करती है, तो उसे जो है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया था कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आंद्रे वेटियल ने। समाजशास्त्री आंद्रे वेटियल ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाइयां नहीं थे, बल्कि वे एक बड़ी सामाजिक आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा थे और बाहरी कारकों से प्रभावित होते थे, जिससे आत्मनिर्भर गांव की पारंपरिक धारणा जो है गलत साबित हुई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किया था? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति और हनुमंथैया समिति। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम जो है वह सिफारिश की थी और इस बलवंत राय मेहता जी को ही पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है।
किसान दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, 23 नवंबर को, 11 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल यानी कि सबसाइलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल यानी कि सबसाइलर जो है वह जुताई के दो प्राथमिक उपकरण हैं। जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल यानी कि सबसाइलर है। मिट्टी खुलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हल के रूप में जाना जाता है। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देना है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? यानी कि कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, सूचना पत्र और निमंत्रण पत्र। तो दोस्तों यह जो है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गृहीत स्वरों का युग्म सही है? आ, ढ और स्र, ज, फ और विकल्प डी यानी कि ख और आ। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि ख और आ जो है वह गृहीत स्वरों का युग्म सही है। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि गृहीत यानी कि आगत स्वर ऐसे स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाया गया है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो शब्द है यह, तो यहाँ पर जो साथियों ख लिखा है तो यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि गृहीत स्वर पूछा है। तो ख तो व्यंजन है, स्वर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल जो है आ जो है इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर आयोग के द्वारा जो जब यह प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर यह विकल्प डी को इसका सही उत्तर माना गया था, परंतु यहाँ पर जो ख है वह स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ख जो है व्यंजन है। तो यहाँ पर ओनली आ की जो मात्रा होती है और जिसपे यह चंद बिंदु लगा है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार यह जो मात्रा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर इंग्लिश में यह वर्ड यूज किया जाता है, जैसे माल लिखा है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे माल हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सामान जैसे माल गाड़ी यानी कि ऐसी गाड़ी जिससे माल की ढुलाई की जाती है तो उसको हम मॉल कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इंग्लिश में जैसे हम किसी मॉल यानी कि शहर में कोई बड़े बड़े जो मॉल होते हैं जैसे बिग बाज़ार हुआ यानी जैसे लुलु मॉल, इस तरह के जो मॉल हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा जाता है उनको मा ल लिख करके और यहाँ पर ऐसे दे दिया जाता है। तो यह जो है उच्चारण, यह एग्जैक्ट उच्चारण माल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉल बोलते हैं, मॉल। तो यह जो है ऐसे स्वरों को हम जो है गृहीत स्वर कहते हैं और इसके अंतर्गत जो है यह वाली मात्रा आती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 41 देखेंगे कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहाँ कोई निर्देश देना हो और जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी कि अर्ध विराम वहाँ लगता है जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तिलांजलि, विभीषिका, विस्मरण और हितैषी किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि 3 और 4 जो है वहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये नंबरिंग 1 2 3 4 आप कर लीजिए तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 यानी कि विस्मरण और हितैषी जो है यह शुद्ध लिखा है। बाकी तिलांजलि कोई शब्द नहीं होता, यह जो है तिलांजलि होता है। और विभीषिका में जो यह मात्राएं लगी हैं यह गलत है क्योंकि विभीषिका में जो है भ है उस पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तो यह मात्रा इधर से रहेगी, तो यह जो है विभीषिका, तो यह जो है गलत है और यह भी गलत है। तो मात्र 3 और 4 यानी कि विस्मरण और हितैषी यह शब्द शुद्ध लिखे हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। ठंडा पानी पीना चाहिए यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है, यानी कि किस तरह के विशेषण का यह वाक्य जो है उदाहरण है? तो यहाँ पर
जो है पानी की विशेषता क्या है कि ठंडा है, यानी कि पानी का गुण जो है वह ठंडा और गर्म होगा, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का यह जो है उदाहरण है, क्योंकि पानी या तो ठंडा या तो गर्म होगा, तो यह जो है पानी का एक गुण होगा कि पानी ठंडा है कि गर्म है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाक्य है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया और अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ा गया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यह जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। दिए गए वाक्यों में से अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि उक्त वाक्य में कर्ता यानी कि अध्यापक की प्रधानता लक्षित हो रही है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला, कर्तृवाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य, इसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और तीसरा जो है भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें कि भाव की प्रधानता का बोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द जो है वह तत्सम है। पर्यंक, सुत और दूध, मयूर, महिष और ज्येष्ठ, जिह्वा, रात, बात, क्षेत्र, कृषक और ऊँट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि जो मयूर, महिष और ज्येष्ठ, इन सभी जो यह शब्द जो है तत्सम रूप में लिखे हुए हैं। दिए गए समूह यानी कि मयूर, महिष और ज्येष्ठ के सभी शब्द तत्सम है, जिनके तद्भव रूप क्रमशः मयूर जो है मोर शब्द का तत्सम है, महिष यानी कि भैंस का तत्सम, और जेठ का तत्सम जो है ज्येष्ठ है, यानी कि यह सभी शब्द जो है वह तत्सम रूप में लिखे हुए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द तत्धंसम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। अतः वे शब्द हम जिन्हें संस्कृत से बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों उपयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा बदलाव करके हिंदी में उपयोग में लाया जाता है, ऐसे शब्द जो है वह तद्भव कहलाते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कि नेकी का भलाई, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक, दीर्घकाय का कृशकाय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि दीर्घकाय का जो कृशकाय है यह विलोम युग्म सही है। बाकी नेकी और भलाई एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तरुण और किशोर एक ही अर्थ में, विभक्त और पृथक यानी कि अलग अलग। तो यह सभी शब्द एक तरह से पर्यायवाची हैं, क्योंकि यह सभी जो है एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि शीत एवं शीत शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसका और इसका जो है अलग अलग अर्थ क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि शीत जो है वह श्याम के लिए और शीत जो है वह सफ़ेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि शीत शब्द का अर्थ श्याम होता है, जबकि शीत का अर्थ सफ़ेद होता है। उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, करण और कर्म तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। उदक को प्राप्त समास विग्रह में कर्म तत्पुरुष समास है। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसमें दोनों प्रधान पदों के मध्य आने वाले परसर्गों के लिए, को, के द्वारा, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। बुंदेली बोली मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अवध, बुंदेलखंड, कन्नौज और ब्रज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेली बोली जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है। भारत में लोकनीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, पंचायती राज की, प्रशासनिक सेवा की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि प्रशासनिक सेवा की। भारतीय प्रशासनिक सेवा लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न सरकारी विभागों में तकनीकी विशेषता और समन्वय प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन की जो है यह
घोषणा की गई है। तो भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है। भारत वैश्विक स्तर पर यह बताना चाहता है कि एआई का उपयोग व्यापार के साथ साथ सामाजिक सुधार और आम आदमी की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। तो यह जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसे आप याद करेंगे क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली? रेडियो सेट बनाने के लिए, उपग्रह भेजने के लिए, मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए और टीवी के आविष्कार के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए। 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में बिना तार के सिग्नल भेजने का प्रदर्शन किया था और उन्हें दुनिया का पहला वेब गाइड और हॉर्न एंटीना भी बनाया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून, हरिकेन, चक्रवात और विली विली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जाना जाता है। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, डेटा दृश्य और डेटा सत्यापन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन यानी कि सत्यापन की सुविधा किसी सेल या सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है, उसे डेटा वैलिडेशन कहा जाता है। एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित करना, स्वचालित रूप से अनुक्रमणिकाएं सृजित करना, कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तन को ट्रैक करना और मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? डोमेन, सब डोमेन, होस्ट नेम, टॉप लेवल डोमेन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उसे जो है डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर का आमतौर पर एक पूर्ण डोमेन यानी कि FQDN यानी कि फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, जैसे कि host.example.com। तो यहाँ पर होस्ट जो है होस्ट नेम, example.com डोमेन नेम के अंतिम दो भाग एग्जाम्पल और काम को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। तो यहाँ पर FQDN का फुल फॉर्म जो है आप याद करेंगे FQDN। तो इस तरह से कंप्यूटर से फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो FQDN जो है वह फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम का शॉर्ट रूप है। प्रोटोकॉल एक स्तरित सेट कौन सा है? प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? TCP/IP, एर्पानेट, नेटवर्क और वैन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि TCP/IP जो है वह एक स्तरित सेट है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एक स्तरित यानी कि लेयर्ड प्रोटोकॉल सेट है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, DDPS यानी कि डायरेक्ट डेबिट पेमेंट सिस्टम और RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS का उन्नत संस्करण है। IMPS एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सेवा है जिसे भारत में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था और IMPS के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और UPI ने इसी तकनीक को और सरल और तेज़ और व्यापक बना दिया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना किसके अंतर्गत यह लेन देन का उदाहरण है? यानी कि डिजाइन, ई-कॉमर्स, ई-मनी और ई-लर्निंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ई-मनी का यह उदाहरण है।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड की सहायता से पैसे भुगतान करना ई मनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन का उदाहरण है और यह ऐसा तकनीक उपकरण है जो मौद्रिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है, यानी कि MSQ WMV MP4 AVI। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि MSQ जो है वह किसी वीडियो प्रारूप का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MP4 WMV और AVI यह सभी जो है संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर है, जिसका अर्थ कि यह गुणवत्ता में बड़ी हानि के बिना छोटे फाइल आकार में मीडिया, वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों को रख सकता है, जबकि MSQ जो है वह मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर एथिक्स, साइबर कानून और साइबर सेफ्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि साइबर एथिक्स जो है वह ऑनलाइन इन्वायरमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संबंधित है। मानव जैसा दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है हेड रोबोट, पर्सोनिड्स, ह्यूमैनॉइड्स, पैर वाले रोबोट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को ह्यूमैनॉइड्स कहा जाता है। ह्यूमैनॉइड्स रोबोट मानव के आकार जैसे दिखने वाले एक रोबोट हैं जिसे मानव शरीर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूमैनॉइड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं है, क्योंकि रोबोट का गतिशील मॉडल जटिल है और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ियों की उपस्थिति रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि IBM वाटसन IoT, AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड और एज्योर IoT हब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि AWS IoT कोर जो है वह अमेजॉन वेब सर्विस यानी कि AWS द्वारा प्रदान किया गया एक IoT प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस को क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AWS का जो फुल फॉर्म है वह अमेजन वेब सर्विसेज का जो है AWS शॉर्ट रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक रोम नहीं है, PROM, EPROM, EEPROM और EDPROM। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि EDPROM जो है वह रोम का उदाहरण नहीं है, यानी कि रोम का प्रकार नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर रोम के प्रकार निम्न है, जैसे रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है PROM जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, उसके बाद EPROM आता है जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और उसके बाद आता है EEPROM जिसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। कई बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी लिख दिया जाता है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होता है, यानी कि EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विलियन, इंटरनेट, वर्चुअलाइजेशन और इंटरनेटवर्किंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेटवर्किंग, जिसका अर्थ है पूरी तरह से अलग अलग नोड्स या सेगमेंट के बीच संबंध। यह कनेक्शन क्षेत्र इकाई राउटर या गेटवे के समान इंटरसेंसकरण उपकरणों के माध्यम से स्थापित की जाती है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो यह साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है दोस्तों विकल्प यानी कि लैक्टोबैसिलस। कॉपीराइट का संरक्षण लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है? भारत के संदर्भ में स्पेशली यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 60 वर्षों तक कॉपीराइट का संरक्षण रहता है लेखक की मृत्यु के बाद। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे कि राज्य आपदा मोचन बल यानी कि NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की बटालियन किससे गठित की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से जो है NDRF के बटालियन की गठन किया गया है।
एनडीआरएफ की बटालियन भारत के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे कि एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल से प्रतिनियुक्ति लिए गए जवानों से गठित किया गया है। भारत को निम्नलिखित कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत को निम्नलिखित कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 5 और 8। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि भारत को कुल 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक अति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इस तरह से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 5G 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि संचार और संरचना में रणनीतिक नियंत्रण जो है 5G 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान में, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन, ऊर्जा उत्पादन, कृषि सिंचाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2018, 24 अप्रैल 2019, 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2021। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 24 अप्रैल 2020। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, तो उसी दिन 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि अनपरा ताप विद्युत परियोजना जो है वह सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और यहीं पर अनपरा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। पूर्व तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है, यानी कि उस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्व तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट यह जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला है। गोलकुंडा तट जो है कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक, और उत्तरी सरकार तट जो है वह गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग तक फैला हुआ है। भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो गुजरात से गोवा तक कोंकण तट कहलाता है, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक केनरा तट, और मंगलूर से कन्याकुमारी तक का जो तट है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमायूं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है, और नेपाल हिमालय चारों हिमालयों में सबसे बड़ा जो है नेपाल हिमालय ही है। ढलान पर उसकी ऊंचाई यानी कि समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो यानी कि निर्वाह खेती, बायो रेमेडिएशन, उपचार एवं समोच्च खेती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि समोच्च खेती कहा जाता है। सितंबर 2025 में किसे एनएचपीसी एलटीडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि भूपेंद्र गुप्ता को। सितंबर 2025 में भूपेंद्र गुप्ता को सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई, और वे इस पद पर पहुंचने वाली नेपाल की पहली महिला बनी हैं। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि रोम में। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु वार्ता का 5वां दौर रोम यानी कि इटली में संपन्न हुआ, और इस वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है।
मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि छोंजिन अंगमो। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश की छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है और वे एक राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट भी हैं। मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि रायपुर में। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साथ ने रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया। इस डेटा सेंटर पार्क की निर्माण लागत 1000 करोड़ रुपए होगी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर VKRV राव, सुखमय चक्रवर्ती, PC महालनोबिस और जान मथाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि PC महालनोबिस को भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माता के रूप में PC महालनोबिस को जाना जाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बजट में अगले वित्त वर्ष तक की अवधि की वित्तीय योजना होती है। इसमें विगत वर्ष का लेखा जोखा देते हुए आगत वर्ष की तैयारी का ब्यौरा होता है और संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत सरकार को हर साल फरवरी में अगले वित्त वर्ष के अनुमानित खर्चे और आमदनी का ब्यौरा संसद में रखना पड़ता है। बजट का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही, प्रबंध के साधन, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 112 जो है वह बजट से संबंधित है, तो यह जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, यह सभी जो है बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक जो है वह सरकार को उधार देता है? यानी कि नकदी उधार अनुपात, ऋण सेवा दायित्व, तरलता समायोजन सुविधा और सांविधिक तरलता अनुपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि जिसे SLR कहा जाता है। SLR वह शब्दावली है जो वाणिज्यिक बैंकों से केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले धन जो कि उधार के रूप में होता है और बदले में केंद्र सरकार प्रतिभूतियां देती है के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। भारतवर्ष में प्रथम बृहत स्तर इस्पात संयंत्र है कौन? बोकारो इस्पात लिमिटेड, भिलाई स्थित हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, बरनपुर स्थित इस्को और जमशेदपुर स्थित टिस्को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जमशेदपुर स्थित टिस्को। टिस्को भारत का सबसे बड़ा एवं प्रथम बृहद स्तर पर उपक्रम है। इसकी स्थापना रांची यानी कि जमशेदपुर में 1907 में तथा उत्पादन जो है 1912 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नीति आयोग। भारत सरकार ने नीति आयोग को SDG के कार्यान्वयन यानी कि निगरानी और SDG इंडिया इंडेक्स जारी करने की जिम्मेदारी दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जो कैग है वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग निम्नानुसार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। पहला, राष्ट्रपति को। कैग भारत के राष्ट्रपति को संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट सौंपता है। इसके बाद राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। दूसरा, राज्यपाल के। कैग किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और उसके बाद राज्यपाल इन रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समकक्ष रखवाता है। ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड में काम करता है? विकल्प ए यानी कि 900 ms2, 2.4 GH2, 5 CH2, 908.42 ms2। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2.4 GH2। ब्लूटूथ जो है 2.4 GH2 ISM बैंड की आवृत्तियों के भीतर काम करता है।
2025 में उत्तर प्रदेश की आईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम जो है एआईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की एआईसीटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रमुख लक्ष्य निम्न है: नवाचार और अनुसंधान केंद्र, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। तो साथियों अब यहाँ से हम जो है प्रश्न नंबर 91 से 95 तक के जो भी प्रश्न हैं इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने में सेटिंग्स में दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है सभी साथी कोऑपरेट करेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे कि दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 2017 यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 से 2017 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किया गया व्यय यानी करोड़ों को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कह रहा है किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो हम क्या करेंगे कि दी गई तालिका से हम वर्ष 2016 में कर तथा ऋण पर ब्याज जो हुआ था उसका कुल व्यय हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम जो है विकल्प में इन प्रश्नों को सबसे अच्छा करने का तरीका होता है कि विकल्प से भी हम जो है प्रश्नों को कर लेते हैं। तो पहले हम 2016 में देखेंगे कि क्या हुआ। तो यहाँ पर 2016 में जो कुल व्यय है वो 6.28 और 17.5 यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लोन्स और टैक्स को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यह जो है 23.78 के समथिंग आएगा। और उसी में हम ईंधन पर जो है कुल व्यय जो कितना है वो 28.8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2016 में ऋण पर ब्याज तथा कर पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए कुल व्यय से कम है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी ही सही उत्तर होगा। 2013 से 2017 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? तो वेतन पर औसत वार्षिक व्यय बताना है 13 से लेकर के 17 तक। तो यहाँ पर तालिका से हम ऊपर देखेंगे 13 से 17 वेतन पर, तो 13 से 17 तक तो यहाँ पर हमने पूरा ऐड कर लिया 60.5, 68.5, 62.8, 67.2 और 84 को। इसने हमको पूरा यहाँ से 13 से 17 तक वेतन को ऐड कर लिया और इसमें को हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 से। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज बताना है। तो एवरेज आएगा इसका 68.58 करोड़। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी। फिर से प्रश्न को हमने ले लिया है और आगे का प्रश्न देखते हैं कि 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? तो परास यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि ऋण पर ब्याज और कर यहाँ पर लगभग समान थी। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? तो यहाँ पर ईयर वाइज हम जो है निकाल लेंगे। पहले हम 2015 के लिए निकालेंगे, 2016 के लिए, 2017 के लिए, और जिसका देखेंगे 20% से अधिक हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो विकल्प सी यानी कि 2017 में जब आप निकालेंगे तो जो है व्यय वो अधिक आएगा। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे कि 2013 से 17 तक के ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय तथा कर पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर क्या है? तो ईंधन पर और व्यय तथा कर पर, तो यहाँ पर ईंधन के लिए हम इसको ऐड कर लेंगे और 5 से डिवीजन कर लेंगे, और कर पर तो इसको ऐड कर लेंगे और 5 से डिवीजन कर देंगे। तो हमारा जो है वह एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह दोस्तों विकल्प ए यानी कि 4.94। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 96 से 100 तक के लिए प्रश्नों के लिए हम यहाँ पर अपना उत्तर देखेंगे कि 2003 में कंपनी से निकाले गए, यानी कि यहाँ पर 2003 ये है ठीक, और इसमें कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या यानी कि फायर्ड माने यहाँ पर जो ब्लैक से बना हुआ है ये। तो 2003 में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है? वो 45 है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 45।
और 2001 में पदोन्नत किए गए, 2001 यहाँ पर है और यहाँ पर पदोन्नत किए गए यानी प्रमोटेड, ये कितने हैं 25। तो 2003 में फायर्ड 45 और 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या में अंतर है, कितने का अंतर है 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए यानी कि 20। इस तरह से हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि 2003 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों यानी कि हायर कर्मचारियों की औसत संख्या और पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात हमको निकालना है। तो 2003 से 2005 यानी कि इसको काउंट करेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पर 2003 से 2005 तक कंपनी के नियुक्त किए गए कर्मचारियों यानी कि हायरिंग जो भी थी, तो हायरिंग वाले कर्मचारी कितने हैं, इसमें 38 हैं, 2004 में 50 हैं और 2005 में जो है वो 40 हैं। ठीक, तो इनका औसत हम निकालेंगे। तो इनका औसत जो है मान के चलिए कि आप 128/3। ठीक, क्योंकि औसत निकालना है तो अभी 3 को हम इसी तरह रहने देंगे। बाकी अब अगला क्या है, पदोन्नत किए गए यानी कि अब प्रमोटेड वालों को, तो प्रमोटेड वालों को ऐड करेंगे। तो प्रमोटेड का जो है यहाँ पर 2003 में 55 है प्लस यहाँ पर प्रमोटेड यानी कि 40 और प्रमोटेड यानी कि 50, तो इनको भी जोड़कर हम जो है अपना इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 50 अब इसे ऐड कर लेंगे तो यह कितना आएगा 145/3। तो इनका औसत निकाल देंगे तो 3 जो है कट जाएगा और औसत जो है क्या होगा 128 और 145। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी। अब 98, 99 और 100 के लिए हमने फिर से एक बार क्वेश्चन को ले लिया है। तो यहाँ पर नियुक्त किए गए यानी कि हायर्ड और निकाले गए यानी फायर्ड संबंधित आंकड़ों के सिवाय कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा मानकर चलिए। यदि 2001 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 500 थी तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना होगा। तो DI के प्रश्न जो है थोड़ा बड़े होते हैं लेकिन उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कैच करना होता है, बाकी प्रश्न का लेंथ है उससे आपको नहीं घबराना होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में पदोन्नत यानी प्रमोटेड कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 2001 के लिए देखें तो 500 का अगर देखा जाए जो 25 है वो 5% है और 2004 में यही कर्मचारियों की संख्या 40 है, तो यानी यह जो है 500 का 8% जो है वो यहाँ पर ऐसे देखते हैं 2001 के लिए कि 500 का जो है 25 का % है तो यह जो है 5% है। ठीक, और इसी तरह 500 का क्योंकि टोटल कर्मचारियों की संख्या दे रखा है तो 2004 के लिए संख्या 40 है तो यह कै % है 8%। तो कितना कम या ज़्यादा है तो यह 8%, 5% का अंतर कितना होगा 3%। तो यह जो इसका सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि 3%। किस वर्ष में नियुक्त किए गए यानी कि हायर्ड कर्मचारियों की संख्या तुलना में निकाले गए फायर कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो इसमें तो बहुत आसान प्रश्न है, हम इसको देख लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि वर्ष 2003 में। और 2001 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है, यहाँ पर यह बताना है। तो यहाँ पर सिंपल 2001 से 2005 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों यानी कि हायर्ड कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद फायर्ड कर्मचारियों की। तो 2001 से 2005 तक हम निकालते हैं, 2001, 2, 3, 4 और 5। तो 2001 में हायर्ड कितने हैं 30, उसके बाद 45, उसके बाद 38, उसके बाद 50 और उसके बाद 40, यानी कि यह जो टोटल संख्या 203 आ गई। अब फायर्ड वालों को जोड़ेंगे तो फायर्ड में कितने हैं, फायर्ड यानी कि जो ये ब्लैक कलर से मेंशन किया गया तो 35, 40, 45, 35 और 35। तो यह जो है 190 के आसपास आएगा। तो अब आइए प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला जो एडिशन आया था 203 और उसके बाद 190, तो अंतर कितना हुआ
13 का। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि 13। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या सहित देख लिया। यहाँ तक कि हमने डीआई के भी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश की। आप सभी साथियों को मैं जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और डीआई के प्रश्नों को आप एक बार खुद से लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। काफ़ी प्रश्न आसान होते हैं, आपको इनसे डरना नहीं है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको जो है डीआई आसान लगने लगेगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि देखिए मैं वीडियो में कभी नहीं कहता चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप सभी साथी जो है सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद ही जो है आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।